साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी अभी चल रहा है और ये अभी क्वेश्चन जो पारिस्थितिकी पे जो क्वेश्चन बने थे, अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए थे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, चाहे IAS, PCS, RO या किसी भी कंपटीशन में आए हुए प्रश्न हैं, उनका कलेक्शन है। तो उस प्रश्न को आज हम कराएंगे और एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ आज प्रश्न करिए। अगले दिन हम जलमंडल, वायुमंडल और जो भी जैसे भी है जीवों को लेके हम चलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, उसके बाद इसका आंसर बताते चलते हैं। फिर हम पूरे बोर्ड पे जिस तरह लिखेंगे आंसर भी बताते चलेंगे। तो हमने सबसे पहला प्रश्न लिखा, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें 4 लिखा हुआ है, जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल ऐसा है कि जैवमंडल में पूरा सब कुछ आ जाता है। जैवमंडल में जीवोम, जलमंडल और स्थलमंडल सभी आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे सर्वाधिक जो इसका आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वह जैवमंडल बनेगा। अब अगला प्रश्न हम लिखते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। हम 4 विकल्प लिखेंगे और उसी 4 में एक को आपको बताना है किसमें कौन सा सही नहीं है। हम आंसर भी कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। संगठकों से युक्त होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा B है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। और C है, यह एक बंद तंत्र होता है। और D है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। देख लें, हम इसको समझ लें, थोड़ा सा समझ लेंगे तो हम आने वाले कोई भी सवालों का जवाब दे पाएंगे। सवाल ज़्यादा कराने से इम्पॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ लिया जाए। तो देखिए, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में बताया था कि यह अजैविक और जैविक दोनों संगठक से होते हैं, भौतिक भी संगठक है। तो यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। हम इसकी अपनी स्वयं यानी उत्पादकता, जैसे कि हम खाद्य श्रृंखला को लिख के देते हैं, तो जैविक या अजैविक इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 है,
यह एक बंद तंत्र होता है। यही स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। यह एक खुला तंत्र होता है। यह एक खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र। तो यही स्टेटमेंट इसका गलत है। तो ये सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं। फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? इसके 4 विकल्प में पहला तालाब, दूसरा खेत, सी तीसरा विकल्प में वन, और डी है, डी विकल्प में उपयुक्त में से उपरयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें देखिए जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम है, यानी कि यदि हम प्राकृतिक देख लें तो कृत्रिम अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो तालाब है वह प्राकृतिक है, जो वन है वह प्राकृतिक है। तो इसमें जो खेत है, खेत को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, खेत को बनाया जाता है तो खेत बनता है, नहीं तो इसमें घास इत्यादि होती हैं। तो खेत जो है यह एक कृत्रिम परितंत्र हुआ। तो और आगे हम इस पे और भी सवाल कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न ऐसे ही है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला दिया हुआ है धान का खेत, दूसरा बी विकल्प दिया हुआ है खेत, सी विकल्प तीसरा दिया हुआ है घास का मैदान, और चौथा डी विकल्प दिया हुआ है झील। तो प्रश्न ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम तंत्र है। तो यदि हम प्राकृतिक तंत्र को देख लें तो जो बचेगा वो अपने आप कृत्रिम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं धान का खेत, इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। धान के खेत ये जो लिखा हुआ है खेत, यहां पे वन लिखना है, नहीं तो हम धान के खेत को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो देखते हैं दूसरा विकल्प वन दिया हुआ है जो कि प्राकृतिक तंत्र है। फिर सी दिया हुआ है घास का मैदान, यह भी प्राकृतिक तंत्र है। और जो झील दिया हुआ है यह भी प्राकृतिक तंत्र है। तो इसका जो आंसर बनेगा वह धान का खेत जो है वह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो धान के खेत पे हमें धान के खेत का जो बना हुआ है यह कृत्रिम है,
पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमको यह क्लियर हो जा रहा है कि वन, देखिए वन जो है प्राकृतिक है तो वह कृत्रिम नहीं हो सकता, घास प्राकृतिक है तो वह कृत्रिम नहीं हो सकता, झील भी प्राकृतिक है तो वह कृत्रिम नहीं हो सकता, कृत्रिम खाली धान का खेत है। इसलिए यह आंसर, यह आंसर जो लगेगा वो धान का खेत लगेगा। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो साथियों इसको आप जरूर देख लीजिए। तो जो हम लोग पढ़े हैं उस पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे आंसर, वो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है यही आना भी है तो आंसर लगाना भी आसान हो जाता है। तो फिर अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। तो हालांकि ये प्रश्न हम कल करा चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका 4 विकल्प हम लिख लेते हैं। पहला मरुस्थलीय, दूसरा विकल्प हम लिख लेते हैं घास का मैदान, और तीसरा सी विकल्प हम लिख लेते हैं पर्वतीय, और चौथा विकल्प सामुद्रिक। मैंने कल भी इसका आंसर बताया था, आज भी बता रहे हैं। कौन सा पारिस्थितिकी पृथ्वी पर सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं समुद्र का जो फैला हुआ क्षेत्र है वह सर्वाधिक है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर इसका सामुद्रिक बन जाएगा। इसमें बहुत कुछ कठिन है ही नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर सेम ऐसे ही प्रश्न दूसरा है कि कौन सा विशालतम परिस्थिति, ठीक वही प्रश्न है जो आया हुआ प्रश्न है। अब एकाक प्रश्न हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर कर लेते हैं, फिर अगला करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मदद नहीं करता है। क्वेश्चन में नहीं, और ये जरूर देखना है, नहीं तो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। तो पहला ये है वनों को काटना, बी है वनारोपण, सी है वर्षा का जल प्रबंधन या वर्षा का प्रबंधन लिख लें, और डी विकल्प है जैवमंडल भंडार या भंडारण। इसको देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मदद नहीं करता है, यानी कि कौन सा इसमें संतुलन बनाए में मदद करता है, कौन कौन सा। तो हम अगर पहला विकल्प छोड़ दें तो वनारोपण जो है वह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जितना वन लगाएंगे उतना पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा रहेगा।
वर्षा का प्रबंधन यानी वर्षा के जल का अगर प्रबंधन सही ढंग से रहेगा तो जितना ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्वतंत्र वो रिच रहेगा, उतना धनी बनेगा। और तीसरा है जैव मंडल भंडार। जैव मंडल भंडार भी जितना जितना भंडार रहेगा उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र, उतना ज़्यादा घास का मैदान या जितना ज़्यादा जल या जितना ज़्यादा स्थल स्वच्छ रहेंगे वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इसका जो पहला विकल्प है वनों को काटना, वनों का काटना, यदि वन ज़्यादा कटेंगे तो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो वन पे निर्भर जीव हैं या वन से जो ऑक्सीजन मिलता है, यह सब घटने लगेगा और जिसका हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पे गलत असर या बुरा असर पड़ेगा, जिससे कि यह सबसे ज़्यादा असर डालेगा। फिर अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ाया हुआ था, तो खाद्य श्रृंखला में जितना ज़्यादा हम कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखते हैं, इसका हम 4 विकल्प लिख लेते हैं। फिर चारों विकल्प में देखते हैं। पहला जो विकल्प दिया हुआ है घास, गेहूं तथा आम। बी विकल्प दिया हुआ है घास, बकरी, मानव। और सी विकल्प दिया हुआ है घास, मछली तथा बकरी। और डी विकल्प दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसको हम देखें गौर से तो आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो पहला विकल्प दिया हुआ है घास, गेहूं तथा आम, यह तीनों के तीनों उत्पादक हैं, तो इसका मतलब ये आहार श्रृंखला का सही निर्माण नहीं करते हैं। जबकि दूसरा विकल्प देखिए, घास है, बकरी है और मानव, तो घास पर बकरी निर्भर है, यानी घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। मानव ऐसा है कि वह द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय दोनों प्रकार का उपभोक्ता है, यानी कि यदि प्रथम उपभोक्ता तब बनता है जब वह गेहूं या चावल या जो है शाकाहारी पे रहता है तो प्रथम उपभोक्ता, और जबकि जब वह बकरी यह मांसाहारी होता है तो वह द्वितीय उपभोक्ता में चला जाता है। तो इस तरीके से बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। और सी विकल्प हम देख लेते हैं, घास, मछली तथा बकरी। जबकि मछली इसमें तालाब का जो पिरामिड बनता है, खैर ये घास और मछली और बकरी का कोई श्रृंखला नहीं है और इनमें से कोई नहीं दिया है। इस तरीके से इसका बी विकल्प सही हुआ। तो हम ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तुरंत दूसरे प्रश्न लाते हैं। और भी प्रश्न अभी करेंगे हम, तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का
पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? संगठक नहीं है। इसके 4 विकल्प हम देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है वायु, दूसरा विकल्प दिया हुआ है वनस्पति, और तीसरा विकल्प दिया हुआ है जीवाणु, और डी विकल्प दिया हुआ है जानवर। देखिए इसका आंसर भी हम देखें तो बहुत आसान, कौन सा जीवे नहीं है, यानी को अगर हम इसको देखें कौन सा जीवे है, तो जीवे में देखते हैं हम वनस्पति, वनस्पति को हम देखते हैं वनस्पति, जानवर और जीवाणु। यानी अगर हम पहला विकल्प छोड़ दें, पहला विकल्प जो वायु का है, वायु को छोड़ दें, तो हम देखते हैं तीनों विकल्प, यानी वायु जो है वह जीवीय संगठक नहीं है, यह अजीवीय संगठक है। तो वायु इसका सही आंसर होगा। जबकि देखिए जीवाणु, वनस्पति और जानवर यह सब जीवीय घटक में आते हैं, जबकि ये वनस्पति और जानवर, जबकि जीवाणु और कवक जो है यह अपघटक में आते हैं, यानी डिकम्पोजर होते हैं और ये डिस्ट्रॉयर होते हैं। तो इस तरीके से हम इसका जो पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, तो वायु नहीं है, क्योंकि वायु अजैवीय उसमें रहेगा। तो ये जैसे जैसे हम प्रश्न करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर पढ़ाया था वह क्लियर होता जाएगा। और साथियों अगर ये 2-3 लेक्चर में खत्म होगा, जैसे कि पिछला भी जो है क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला था, अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो जब तक सारे क्वेश्चन करा लेंगे फिर हम आगे जैवमंडल यानी बायोम में चलेंगे, कि जिससे कि पिछला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यह सब आए हुए प्रश्न है, यहीं से प्रश्न आना भी है साथियों। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। कौन उत्पादक घटक है? तो इसको 4 विकल्प हम ले लेते हैं। पहला विकल्प है गाय, दूसरा यानी बी विकल्प है मोर, तीसरा यानी सी विकल्प है बाघ, और चौथा डी विकल्प है हरे पौधे। तो यह भी देखिए बिल्कुल क्लियर है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो जो गाय है, मोर है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जबकि बाघ ये तृतीयक उपभोक्ता है, जिसमें खाली हरे पौधे हम देखते हैं कि हरा पौधा जो कि यह उत्पादक है, यानी हरा पौधा हो या घास हो या घास के साथ तालाब हो, ये सब क्या हैं? यह सब जो है उत्पादक घटक में आएंगे। तो इसका डी आंसर सही होगा। अब आगे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम 4 विकल्प लिख लेते हैं। सबसे पहले ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी,
और सी है सर्वभक्षी, और डी है हरित पादप, हरित पादप। साथियों यहां पे भी हम देखें प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक, इनमें से प्रथम पोषक कौन सा है? जैसे हम शाकाहारी पे जाएंगे तो यह पोषक नहीं उपभोक्ता जाएगा, जिसमें प्रथम उपभोक्ता जाएगा। मांसाहारी में हम आते हैं तो यह द्वितीय, और अगर सर्वहारी भक्षी में जाते हैं तो यह तृतीय में जाता है। जबकि हरित पादक यह प्रथम पोषक स्तर में जाता है। ठीक, जैसा कि उत्पादक जो हुआ वह प्रथम पोषक हुआ, और उपभोक्ता तीनों प्रकार के जो उपभोक्ता हैं वह सब तीनों उपभोक्ता हुए, और जो कवक और जीवाणु हुए वह अपघटक हुए, यानी डिकम्पोजर हुए या डिस्ट्रॉयर हुए। तो इस तरीके से यह हम तंत्र ये बना लिए। अभी और भी प्रश्न काफ़ी बाकी हैं साथियों, जो कि एग्जाम हाल में आए हुए हैं, और जब तक कि एग्जामिनेशन के सारे प्रश्नों को हम हल नहीं करेंगे तब तक हमको कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नहीं अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट भले ही हम समझ गए हों, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हमको सारे क्वेश्चन को हल भी कर लेना है, कि सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आए बिना हमको दिमाग लगाए हुए उस आंसर को देना है। और कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना है, यदि कोई नया प्रश्न बनाया जाता है तो नया प्रश्न कुछ नहीं बनेगा, केवल उसका नाम थोड़ा सा इधर उधर हरित पादप कर देंगे या हरे पौधे कर देंगे, उत्पादक में घास तालाब इस तरह कर देंगे, या फिर डिकम्पोजर में जीवाणु दे दिया, कवक दे दिए, इस तरीके से, या फिर पिरामिड में मैंने ऊर्जा का दिशा बताया था, एक ही दिशा में होता है, या सभी पूरे प्राकृतिक तंत्र या पूरे पर्यावरण को ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो वो हमने बताया था सूर्य था। इसके सबके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। और कल हम ये बताएंगे कि कौन सा कब वन संरक्षण अधिनियम कब आया, या फिर वन संरक्षण के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसे कि मैंने बताया था कि 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसे हमने बताया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। इन सब सवालों को हम कल कराएंगे, लिखित रूप में कराएंगे, और जिससे कि एक सारणी देंगे, उनसे आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण अभी चल रहा है, पर्यावरण खत्म होने के बाद ही, पर्यावरण भूगोल खत्म होने का बाद ही हम ज्योग्राफी उठाएंगे, और ज्योग्राफी में फिर हम पर्वत पहाड़ और जो है इस तरीके से विश्व के जितने भी पर्वत हैं, या 7 महाद्वीप और 4 महासागर, 7 महाद्वीप को एक महाद्वीप को लेकर हम डिस्क्राइब करेंगे, और एक देश को लेकर डिस्क्राइब करेंगे, और पर्वत पहाड़ और नदियों के लिए नदियों का देशों का हम विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद ज्योग्राफी हम पढ़ाते रहेंगे, ये तो लगातार ही चलता रहेगा, और साथ में हिस्ट्री भी अपलोड करेंगे, क्योंकि सुपर टेट के लिए भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है साथियों। तो सुपर टेट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ में पॉलिटी, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉलिटी में अभी हम जो भाग और जो है ये सब काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमको अनुसूची और एक भारतीय संविधान एक दृष्टि में ये हम बता देंगे। फिर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय और ये सब पढ़ाएंगे, कौन सा किस जो है आर्टिकल में है, इनकी कार्य और शक्तियाँ और जो है क्या है। तो इस तरीके से सिलेबस खत्म होगा। और रीजनिंग का बहुत ही जल्दी हम अपने चैनल के द्वारा, टारगेट विथ अवनीश चैनल के द्वारा हम रीजनिंग और मैथ बहुत जल्दी ही शुरू कराने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम, जो 2 नहीं बल्कि 3-4 एग्जाम आने वाले हैं, यानी कि टेट, सुपर टेट के अलावा ये जो हमारा लेखपाली भर्ती होगा, या SSC GD है, या आने वाली जितनी भी भर्ती होंगी वो PCS RO में से कुछ भी हो, तो वह सब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्राप्त हो। तो साथियों इसी के साथ हम चाहेंगे इस अब अपना जो है आज का वीडियो बंद करना चाहेंगे। अगले दिन हम फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार, जय हिंद।